इरादा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। ये एवरग्रीन गाने हैं लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी के। मोहम्मद रफ़ी आज लेजेंडरी न होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवन लाल की नज़र 9 साल के नाई फिक्को उर्फ मोहम्मद रफ़ी पर ना पड़ती। 31 जुलाई 1980 किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हुए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफ़ी के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने उनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फ़कीर को देखकर रफ़ी ऐसे प्रभावित हुए कि रोज़ाना उसे सुनने का इंतज़ार करते थे। उस फ़कीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज़ किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान पर लगा दिया था। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है, जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुँचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हिर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार भी कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग भी दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। 1937 में रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी। ये मौका उन्हें संयोग से ही मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्मेंस करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में से एक KL सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था, ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का परदेसी सोनिए ओ हीरे। लगातार गाना गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलवाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप, जो कि 1944 में आई थी, का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स को और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्डिंग किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके
चेहरे की चमक जैसी की तैसी थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया 1946, शहीद 1948, दीदार 1951, कोहिनूर 1960 जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाना गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए थे। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद शंकर, जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके थे रफ़ी। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर हो गए थे। 1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बसीरा बीबी से हुई, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बसीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और वो लाहौर चली गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए। जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफ़ी ने भी बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को ही इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उनसे जुड़ा किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अमेरिका इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही थी। रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी। रफ़ी साहब की उस समय की रिया दिली का नतीजा यह निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सियां हैं। रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फ़कीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजा करते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। बायोग्राफी नौशादनामा में रफ़ी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है। बैजू बावरा फिल्म के गाने ओ दुनिया के रखवाले में रफ़ी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफ़ी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफ़ी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सज़ा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और उसे फांसी दी गई। 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता और रफ़ी साहब गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ में ना काम करने का फैसला कर लिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज़ उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफ़ी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे? मैं खुद कभी आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में कोई गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया।
साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल तिप के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज़ दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी थी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल तिप का ये गाना गाया और झगड़ा ख़त्म कर लिया। रफ़ी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन के कोवेंट्री पहुंचे थे। यहाँ खाना रफ़ी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज खराब हो गया। वहीं मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफ़ी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। जवाब मिला सिर्फ 3 घंटे। रफ़ी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफ़ी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक ब्रिटेन लौट आए। लोगों ने उनके अचानक चले जाने का कारण जाना तो सब हैरान रह गए। साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल तिप के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज़ दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी थी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल तिप का ये गाना गाया और झगड़ा ख़त्म कर